गुड इवनिंग दोस्तों। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल हमने आरबीसी तक पढ़ा था ब्लड चैप्टर में, और हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था। ब्लड में आरबीसी पढ़ा था, ठीक है। ब्लड के क्या कार्य होते हैं, आरबीसी के क्या कार्य होते हैं, रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी है, रक्त में कौन कौन सा अवयव होता है। यानी जैसे कि हमने बोला था कि रक्त कोशिकाओं में रक्त में दो प्रकार की पाई जाती, दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है आपका कोशिकाएं, और दूसरा हमने बताया था क्या है, प्लाज्मा में बांटा जाता है। तो इसी के तहत हमने देखा था हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था कि एक प्लाज्मा में क्या क्या अवयव होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं। फिर हमने आरबीसी के बारे में देखा था, आरबीसी में क्या क्या चीज़ें होती है, कितना प्रतिशत होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये सभी एक स्वस्थ पुरुष में कितने आरबीसी होते हैं, महिलाओं में कितनी होती है और बच्चों में कितने होते हैं, ये सभी चीज़ों का हमने कल चर्चा किया था। और हमने यह भी कहा था कि इसमें जो होते हैं आरबीसी के अवयव वगैरह, इन सभी चीज़ों को देखे थे। आरबीसी के कार्य को हमने देखा था। डब्ल्यूबीसी हम लोग पढ़ रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी में हम लोग कहाँ तक पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी में इसके कार्यों तक हमने देख लिया था। अब हमने बोला था कि रक्त स्कंदन की विधि को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप यूपीएससी लीजिए, बीपीएससी लीजिए, जेपीएससी लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी भी कर रहे हो, या फिर आप मतलब बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हो बिहार के, या फिर आप झारखंड के जेएसएससी हो, जेएसएससी के इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हो, या बीईओ हो, या दरोगा हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चैप्टर है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली पढ़ने से आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे, और आप बिल्कुल एकदम 100% अगर सही से पढ़ोगे तो यहाँ से आपके 100% जो है आप अपने क्वेश्चन को सही करके ही आइएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी एक बार रिकैप कर देते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। रिकैप देखिए, कल हमने डब्ल्यूबीसी में क्या पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी जो होता है ये ब्लड का पार्ट होता है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग लिपोसाइट भी कहते थे। ये कैसा होता है, पारदर्शी और रंगहीन कोशिकाएं होती थी, और ये आरबीसी के से क्या होता था, डब्ल्यूबीसी बड़ा होता था, और इसकी संख्या लेकिन रेड ब्लड कैप्सूल से क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी लाल रक्त कणिका से कम होती थी। और इसका कोशिका द्रव्य में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था। नॉर्मल काउंट कितना था इसका, 4000 से 11000 पर एमएमक्यू था। हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण डब्ल्यूबीसी को दो भागों में विभाजित किया था। एक कनिकामय जिसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, और दूसरा ग्रेनुलोसाइट। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स किसको कहते हैं, जिसमें कण होते हैं या फिर कनिका या दाने होते हैं, उसको ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता था। और जिसमें आपका कण या फिर आपका दाने नहीं होते थे उसको अकनिका में कहा जाता था, यानी एग्रेनुलोसाइट। यानी ग्रेनुअल्स जिसमें पाए जाएंगे वो कनिका में, और जिसमें ग्रेनुअल्स नहीं पाए जाएंगे वो अकनिका में होंगे। अब कनिका में को हम लोग 3 भागों में विभाजित किया था। ये 3 प्रकार के होते हैं कनिका में, ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के एक कोशिकाओं में विभाजित किया गया था। एक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ईओसिनोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स में, ठीक है। वहीं अकनिका में यानी अग्रेनुलोसाइट्स को कितने भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में, एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट्स में। फिर लिम्फोसाइट को 2 भागों में विभाजित किया गया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में। चलिए, तो कनिका में श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में हमने अभी बताया था कि इन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में दाने पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी होती है, 2000 से 8000 MMQ होती है। न्यूट्रोफिल्स की संख्या कितनी होती है, 2000 से लेकर के 8000 MMQ होती है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, भक्षण करना, यानी फाइगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। ईओसिनोफिल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी में ईओसिनोफिल्स। तो ईओसिनोफिल्स की संख्या कितनी होती थी, 100 से 600 MMQ होती थी। ईओसिनोफिल्स का काम क्या होता था, एलर्जी की अवस्था में ये उत्तेजित हो जाती थी, ठीक है। फिर हमने बेसोफिल्स के बारे में पढ़ा था। बेसोफिल्स की संख्या हमने बताया था कि लगभग कितनी होती है, ब्लड में 200 MMQ होती है। बेसोफिल्स का काम होता है हाइपर सेंसिटिव में भाग लेना। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी में भाग लेना, यही था, अति संवेदनशीलता में भाग लेना, ये हिंदी में कहिए हाइपर सेंसिटिविटी को, ठीक है। अब हमने अकनिकामय के बारे में भी पढ़ा था। अकनिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं, या फिर इसको ग्रेनुलोसाइट्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो अकनिकामय के कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार के दाने या कनिका जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे अकनिकामय कोशिका कहते हैं। हमने ये भी कहा था कि अकनिकामय या ग्रेनुलोसाइट्स जो कोशिकाएं होती है, ग्रेनुलोसाइट 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट की संख्या ब्लड में कितनी होती है, 1600 से 2700 पर MMQ होती है। 1600 से 2700 पर MMQ किसकी संख्या होती है, लिम्फोसाइट्स की संख्या होती है। लिम्फोसाइट्स का मुख्य काम क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है। मोनोसाइट्स के बारे में हमने कहा था कि मोनोसाइट्स की संख्या 400 से 800 पर MMQ होती है। मोनोसाइट्स की संख्या कितनी होती है ब्लड में, 400 से 800 पर MMQ होती है। और मोनोसाइट्स का मुख्य काम क्या होता है, उत्तकों का मरम्मत करना तथा भक्षण क्रिया करना, ठीक है।
अब चलिए WBC का हमने काम भी कल देखा था, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं के क्या कार्य थे, यानी WBC का कार्य या फंक्शन ऑफ WBC। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाहरी पदार्थों यानी फॉरेन बॉडी से शरीर को बचाना और भक्षण करना। मोनोसाइट्स का मुख्य काम क्या होता था, ये सूक्ष्म जीवाणु और बाहरी पदार्थों से शरीर की रक्षा करते हैं और भक्षण यानी कि फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक तो कल पढ़ चुके थे। हमने कल कहा था कि बीमाणु यानी तीसरा इसका कोशिकाओं ब्लड कोशिका के तीसरा जो कोशिकाएं थी, तीसरी प्रकार की कोशिका, उसको बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहा जाता था। 3 भागों में विभाजित किए थे, एक हमने आरबीसी, दूसरा WBC और एक प्लेटलेट्स बोला था। तो प्लेटलेट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे की क्रियाकलाप देखेंगे, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसका स्कंदन विधि क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट। बिंबाणु या प्लेटलेट्स बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स का व्यास 2 से 3 म्यू तथा आकार में आरबीसी से 1/4 होती है। यहाँ बिंबाणु या प्लेटलेट्स की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ बोला गया है बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और बिंबाणु या प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करती है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो देखिए आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता था, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन आरबीसी में भी केंद्रक नहीं, बिंबाणु में भी प्लेटलेट्स नहीं, लेकिन WBC में यहाँ केंद्रक पाया जाता था। आगे हमने पढ़ा था। अच्छा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर देखिए प्लेटलेट्स का व्यास कितना होता है? 2 से 3 म्यू मीटर होता है। और प्लेटलेट्स का आकार आरबीसी से 1/4 होता है। प्लेटलेट्स की आकार जो होती है आरबीसी से भी छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी जो होती छोटी होती थी, उससे भी छोटा कौन होता है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रक्त में प्लेटलेट्स की औसत संख्या कितनी होती है? 1,50,000 से लेकर के, देखिए रक्त में प्लेटलेट्स की औसत संख्या 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 mmQ होती है। रक्त में प्लेटलेट्स या बिंबाणु की संख्या कितनी होती है? 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 mmQ होती है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका मेगा कैरियोसाइट्स में होता है। यहाँ बोल रहा है कि प्लेटलेट्स का निर्माण आखिर होता कहाँ है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स कहाँ होता है? तो प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला अस्थि मज्जा की सबसे बड़ी कोशिका मेगा कैरियोसाइट्स में होता है। कहाँ पर होता है प्लेटलेट्स का निर्माण? तो अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स में होता है। अब इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है। चलिए अब स्कंदन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। मतलब ब्लड में स्कंदन मतलब होता है क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता और ये किस प्रकार रक्त का थक्का जमता है? रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन एक जटिल क्रिया है जिसमें प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं इस क्रियाविधि में भाग नहीं लेते हैं। औसत रक्त स्कंदन के समय 2 से 8 मिनट होता है। कितना होता है? 2 से 8 मिनट। औसत रक्त स्कंदन का समय 2 से 8 मिनट होते हैं। इस क्रिया में 13 कारक तथा 3 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। कुल मिलाकर के यही बोला है, रक्त का थक्का या रक्त का स्कंदन बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है। इसमें प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। रक्त का स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग में किसकी भूमिका होती है? प्लेटलेट्स की भूमिका होती है। आरबीसी और WBC का इसमें इस क्रियाविधि में भाग वो नहीं लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग में आरबीसी और WBC भाग नहीं लेते हैं। और औसत रक्त स्कंदन कितनी समय होती है? कितने मिनट में मतलब ब्लड का क्लोटिंग या खून का थक्का जम जाता है? 2 से 8 मिनट में। कितना? 2 से 8 मिनट में। और यह क्रिया, इस क्रिया में कितने 13 कारक, कितने कारक हैं? 13 कारक, 13 फैक्टर और 3 अवस्थाएं सम्मिलित होती है। ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग में कितने कारक भाग लेते हैं? 13 कारक और 3 अवस्थाएं यानी स्टेजेस सम्मिलित होते हैं। बढ़ेंगे आगे हम लोग। ब्लड क्लोटिंग या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 13 कारक या फैक्टर्स होते हैं जो रक्त का थक्का जमने में सहायक भूमिका निभाते हैं। इसमें छठा कारक अनुपस्थित रहता है तथा ये रोमन संख्या द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। बोल रहा है कि कुल मिलाकर के ब्लड क्लोटिंग में 13 कारक जो भाग लेते हैं रक्त का थक्का जमाने में, इसमें से छठा कारक जो होता है क्या रहता है? एब्सेंट रहता है या अनुपस्थित रहता है तथा ये रोमन संख्या के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। कौन सा छठा कारक? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कौन सा, जो जितने भी कारक है वो सभी कारक हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कारक जो होता है ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमने में भूमिका निभाते। एक तो होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रोनिजोन, एक मिनट जी, पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा होता है कैल्शियम आयन, पांचवा होता है लेबाइल कारक,
पांचवा होता है पांचवा हो गया लेबाइल कारक, छठा हो गया अनुपस्थिति, सातवां हो गया स्टेबल कारक यानी स्टेबल फैक्टर, आठवां हो गया एंटी हीमीफिलिक कारक यानी एंटी हीमीफिलिक फैक्टर होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटी हीमोफिलिक कारक के बाद क्रिसमस कारक यानी क्रिसमस फैक्टर, फिर होता है स्टुअर्ट कारक, ठीक है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट होता है, और फाइब्रिन स्टेबिलाइजिक कारक भी होते हैं। कुल मिलाकर के 13 फैक्टर का हमने नाम देखा। पहला हमने बोला कि फाइब्रिनिजोन भाग लेता है ब्लड क्लोटिंग में, 13 फैक्टरों में महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम आयन, पांचवा लेबाइल कारक, छठा अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट, सातवां स्टेबल कारक, आठवां एंटी हीमोफिलिक, नौवां क्रिसमस कारक, ठीक है यानी क्रिसमस फैक्टर, 10वां स्टुअर्ट कारक यानी स्टुअर्ट फैक्टर, और 10वां हो गया स्टुअर्ट, 11वां हो गया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंटा, ठीक है यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, और 12वां आपका था फाइब्रिन स्टेबिलाइजिक कारक, फाइब्रिन स्टेबिलाइजिक फैक्टर। ये सभी चीज़ें होते हैं, 13 फैक्टर जो थे, यही 3 फैक्टर जो होते हैं काम करते हैं ब्लड क्लोटिंग करने में, ठीक है। ये 13 कारक हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेन याद रखना है। फाइब्रिनिजोन याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम होता है, ठीक है। स्टेबल कारक भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है क्रिसमस फैक्टर दे देता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। स्टुअर्ट फैक्टर याद रखिएगा, और एक फाइब्रिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इतना याद रखना है कि ये सभी कारक जो होते हैं रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब रक्त की स्कंदन की अवस्था है, ये किस किस स्टेज से होकर के जो है ब्लड क्लोटिंग होता है, ये रक्त की स्कंदन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ये देखेंगे। ये ब्लड क्लोटिंग कैसे बनता है, किन स्टेज पर, कितने स्टेज में ये पूरा होता है। तो रक्त की स्कंदन की अवस्था है स्टेज ऑफ ब्लड क्लोटिंग। रक्त स्कंदन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। रक्त की स्कंदन या रक्त की थक्का बनने की प्रक्रिया या ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। पहला अवस्था क्या है? प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन। पहला स्टेज क्या था? प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। दूसरा क्रिया क्या था? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना यानी कन्वर्सेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। पहला हमने पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना यानी कन्वर्जन ऑफ क्या चीज़? प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तीसरा प्रक्रिया इसमें होता है फाइब्रिनिजोन का फाइब्रिन में बदलना यानी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनिजोन इनटू फिब्रिन, ठीक है। तीसरा क्या था? फाइब्रिनिजोन का फाइब्रिन में बदलना यानी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनिजोन इनटू फिब्रिन, ठीक है। इन तीनों अवस्थाओं में निम्न चार्ट द्वारा आसानी से समझ सकते हैं हम लोग, इसको चार्ट के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए 2 फैक्टर इसमें होता है, एक फैक्टर एक्सट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम होता है, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। एक बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम होते हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स मिल करके क्या करते हैं? एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम होता है, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम होता है। तो देखिए ये फैक्टर यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम और इंट्रिंसिक फैक्टर सिस्टम, ये दोनों मिलकर के फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, दोनों मिलकर के जो होता है, ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों मिलकर के इंटरनल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कारक और इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कारक दोनों मिलकर के क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का काम करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जब ये एक्टिवेटर का काम करते हैं तो ये क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोथ्रोम्बिन से कन्वर्ट। इसको एक्टिवेट करने के बाद प्रोथ्रोम्बिन जो होता है क्या चीज़ में बदल जाता है? तो थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या चीज़ में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में बदलता है। अब थ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन और में फाइब्रिनिजोन जब मिक्स हो जाता है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनिजोन को हम लोग मिक्स करते हैं तो ये क्या चीज़ में बदल जाता है? फिब्रिन में बदलता है। क्या चीज़ में बदलता है? फिब्रिन में। और फिब्रिन जब इसमें मिक्स होता है उसके बाद इसमें ब्लड क्लोटिंग बनते हैं। क्या चीज़ बनते हैं? ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं, जो ऊपर देखे थे शब्दों में देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का सक्रिय होना यानी एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन।
जब चोट लगती है तो वहाँ से रक्तस्राव होता है, तत्पश्चात रक्त गाढ़ी व चिपचिपा हो जाता है। इसी दौरान क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होता है। बोल रहा है जब चोट लगती है तो क्या होता है, किसी तरह चोट लगा तो कभी कभी क्या होता है, रक्त बहने लगता है, यानी रक्त का स्राव होने लगता है। उसके पश्चात क्या होता है, रक्त के बहने के बाद थोड़ी देर के बाद वो रक्त क्या हो जाता है, गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। ठीक है, और इस दौरान जो होती है उसके क्षतिग्रस्त ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होता है। तो उसके बाद क्षतिग्रस्त ऊतकों से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होता है। देखे होंगे पीले टाइप का जो पदार्थ निकलता है उसी में थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या होने लगता है, स्राव होने लगता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या चीज़ में बदलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रवण होने लगता है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। इसी अवस्था में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाती है। यानी कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम प्लस क्या चीज़, प्रोथ्रोम्बिन जब मिलता है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन में। क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, तो यही चीज़ बोला है कि प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना, यानी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो इस अवस्था में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इस क्रिया में कैल्शियम आयन के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की भी सक्रिय भूमिका होती है। बोला इस भूमिका में, मतलब जब प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें कैल्शियम आयन के प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब फाइब्रिनिजोन का क्या चीज़ में बदलना, फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। फाइब्रिनिजोन का क्या चीज़ में बदलना, फाइब्रिन में परिवर्तन, यानी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनिजोन इनटू फिब्रिन। ठीक है, इस चरण में फाइब्रिनिजोन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाती है। इन फाइब्रिन तंतुओं में रक्त कोशिकाएं फंस जाती है, इन फाइब्रिन तंतुओं में रक्त कोशिकाओं में ये फंस जाता है और रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्का बनने की क्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पूरा अब देखिए फाइब्रिनिजोन क्या होता है, फाइब्रिन में कब परिवर्तित होता है, जब ये क्या होता है, ऊपर वाले चरण में हमने देखा था कि थ्रोम्बिन के साथ जब फाइब्रिनिजोन क्या करता है, फाइब्रिनिजोन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में दोनों आपस में क्या होकर के क्रिया करके फाइब्रिनिजोन थ्रोम्बिन से क्रिया करके क्या चीज़ में परिवर्तित हो गया, तो फाइब्रिन में बदल गया। क्या चीज़ में बदल गया, फाइब्रिन में बदलता है। और इन फाइब्रिन तंतुओं में रक्त कोशिकाएं फंस जाती है। इसी फाइब्रिन तंतुओं में क्या होती है, रक्त की कोशिकाएं फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त के थक्का बनने की क्रिया को हम लोग इन शॉर्ट में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डॉलर का मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ प्लस दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्या दे दीजिएगा, प्लस। प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस आपका थ्रोम्बोकाइनेज, ये तीनों मिलकर के जब एक्टिवेशन होता है, इस एक्टिवेशन होने के बाद क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर का एक्टिवेशन होने के बाद क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज, ये तीनों मिलकर के क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिया करके थ्रोम्बिन में बदलते हैं। क्या क्या चीज़, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज, ये तीनों मिलकर के क्रिया करते हैं और क्या चीज़ में बदल जाते हैं, थ्रोम्बिन में। ठीक है, अब ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ जो थ्रोम्बिन बना तो ये थ्रोम्बिन अगले प्रोसेस में चले जाएंगे, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो थ्रोम्बिन फिर क्या चीज़ से मिक्स होता है, क्रिया करता है। अब थ्रोम्बिन जो यहाँ पर बना, अब इसमें एक चरण दूसरे स्टेज में हम लोग चलेंगे, तो थ्रोम्बिन फिर क्या चीज़ से मिलकर के क्रिया करते हैं, तो फाइब्रिनिजोन के साथ मिलकर के फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या चीज़ में, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होकर के या फिर क्रिया करके थ्रोम्बिन में बदलता है। फिर थ्रोम्बिन नेक्स्ट चरण में जाएगा, तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनिजोन के साथ क्या करेंगे कि क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या चीज़ में बदल जाएंगे, फाइब्रिन में बदल जाते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब फाइब्रिन जो यहाँ पर जो चीज़ें क्या बनी, फाइब्रिन बनी, तो फाइब्रिन अब अगले चरण में जाएगा, तो फाइब्रिन जो है किससे मिलता है, रक्त कोशिकाओं से मिलता है। किससे मिलता है, ब्लड सेल से मिलता है। और ब्लड सेल से मिलकर के फाइब्रिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। किससे, फाइब्रिन जो है रक्त कोशिका से मिलकर रक्त का थक्का का निर्माण करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है। इसके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस में होता है, यकृत में होता है, और इसके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। चलिए ये पूरा जो है हमने तीनों सेल के बारे में ब्लड का पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
दोस्तों आज यहीं तक रहने दिया जाए क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है ना कल करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मटेरियल्स नहीं हैं, तो वो मटेरियल्स हमें तैयार करना पड़ेगा। शॉर्ट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कल पूरा चीज़ ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर आरएच फैक्टर के बारे में उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो हमें कल जो है इसका एक ये रेडी कर लेने दीजिए, उसके बाद सही से इसको देख लेंगे, या फिर हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं मानव का रक्त वर्ग। कल एक अलग से चैप्टर जो है ओनली रक्त समूह पर हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, अभी हम लोग शॉर्ट में ही देख लेते हैं। देखिए मानव में रक्त वर्ग जो होता है क्या होता है, मानवों में रक्त समूह, रक्त वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, मानव में एबीओ ब्लड ग्रुप सेक्शन होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। मानव रक्त वर्ग को एबीओ रक्त वर्ग प्रणाली के द्वारा 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखिए मानवों में रक्त वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मानवों में रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उनके द्वारा खोजे गए रक्त समूह को एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। मानव रक्त वर्ग को एबीओ वर्ग प्रणाली के द्वारा 4 वर्गों में विभाजित। अब इसी रक्त वर्ग प्रणाली के द्वारा इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। हम लोग कई बार सुनते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो इतना सारा चीज़ हम लोग जानेंगे इसके बारे में। चलिए, व्यक्ति का रक्त वर्ग उसके लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन पर निर्भर करता है, जिसे एग्लूटिनोजेंस कहते हैं। बोल रहा है किसी भी व्यक्ति का रक्त वर्ग जो होता है उसमें जो आरबीसी की सतह पर जो पाया जाने वाला एंटीजन का प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर, एंटीजन के प्रकार पर निर्भर करता है, जिसे क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनोजेंस कहा जाता है, ठीक है। एंटीजन को क्या कहते हैं, एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं। रक्त वर्ग संक्षिप्त वर्णन निम्न सारणी के द्वारा देख सकते हैं। हम लोग बोला था काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है इस पीडीएफ में, उतनी नहीं। अब देखिए रक्त वर्ग अगर ए रहेगा, अब देखिए किसी भी रक्त में जो होता है 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है एंटीजन, क्या होता है, एंटीजन होता है, और दूसरे एक में होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। चलिए रक्त वर्ग ए में एग्लूटिनोजन क्या होंगे, ए होंगे। एग्लूटिनिन क्या होंगे, एंटी बी होंगे। क्या होंगे, एंटी बी। अब जिन्हें रक्त दे सकते हैं, ये किन किन को रक्त दे सकते हैं, देखिए अगर ए रक्त वर्ग है, कौन सा रक्त वर्ग है, ए है, तो यहाँ क्या होंगी, एग्लूटिनिन क्या होंगी, बी होगा, ठीक है, और एग्लूटिनोजन क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। अब देखिए जिन्हें रक्त दे सकता है, अब ए वर्ग वाले किसको रक्त दे सकते हैं, एक स्वयं के ग्रुप को ए को दे सकता है और दूसरा ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वग्राही, यानी सभी के रक्त को ए बी क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहा जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले किसको रक्त दे सकते हैं, ए और ए बी वर्ग को दे सकते हैं। अब जिनसे रक्त प्राप्त कर सकता है, अब केवल ए रक्त वाले किससे रक्त प्राप्त कर सकता है, यानी किस किस से ले सकता है, ए ग्रुप वाले ए से ले सकता है और ओ वर्ग से। किससे ले सकता है, ए वर्ग वाले ए से ले सकता है स्वयं के ग्रुप से और ओ से, क्योंकि ओ वर्ग ग्रुप जो होता है सर्वदाता कहा जाता है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए वो जो है सभी को अपना ब्लड दे सकता है, सर्वदाता समूह है, इसलिए ये ले किस किस से सकता है, ए स्वयं के ग्रुप यानी ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है ब्लड। चलिए अब बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में एग्लूटिनोजन क्या होता है, बी होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटी क्या होती है, ए होती है, क्या हो जाएगी, ए। चलिए अब जिन्हें ये रक्त दे सकता है, किसको किसको, स्वयं के ग्रुप को बी को देगा, ए बी वर्ग को भी देगा, किसको देगा, बी को देगा, और ए बी वर्ग क्योंकि सर्वग्राही है तो वो सबको रिसिप्ट कर सकता है, ठीक है, और रिसिप्टर है तो ऑल रिसिप्टर है, तो इसलिए ए बी वर्ग को भी ये दे सकता है। अब ये किस किस से ले सकता है, तो बी से ही ले सकता है रक्त, और ओ वर्ग से ले सकता है, क्योंकि ओ वर्ग जो होता है सर्वदाता कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ए बी ग्रुप जो होता है इसमें क्या होते हैं, एग्लूटिनोजन क्या होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। एग्लूटिनोजन क्या होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। एग्लूटिनिन इसमें कोई भी नहीं होता है, किसमें, ए बी में। एग्लूटिनिन मतलब होता है, देखिए एग्लूटिनोजन मतलब एंटीजन होता है, ध्यान रखिएगा, एंटीजन, और एग्लूटिनिन मतलब होता है एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी में कौन सा एंटीजन या एग्लूटिनोजन पाया जाता है, तो ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। ए बी वर्ग रक्त वर्ग में क्या होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन या एग्लूटिनोजन पाए जाते हैं, लेकिन रक्त वर्ग ए बी में कोई एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाए जाते हैं। रक्त वर्ग ए बी में
कोई भी एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन नहीं पाया जाते हैं, ठीक है। अब ए बी जो है किसे किसे रक्त दे सकता है, ए बी जो है जिन्हें रक्त दे सकता है खुद के वर्ग को, यानी ए बी को ही वर्ग दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी को ही क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। और वो किस किस से रक्त ले सकता है, वो सबसे रक्त ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ वर्ग से भी ले सकता है। इसीलिए तो इसको सर्वग्राही कहा गया। क्या कहा गया है, सर्वग्राही। सबसे ले सकता है लेकिन दे केवल एक ही को सकता है, अपने ही वर्ग को देगा, ठीक है। अब देखिए ओ ग्रुप, ओ ग्रुप में क्या होता है, कोई भी एंटीजन या एग्लूटिनिजन नहीं पाया जाता है। ओ ग्रुप में कोई भी एंटीजन या एग्लूटिनिजन नहीं पाया जाता है। और ओ ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ओ ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन पाया जाता है। अब देखिए ओ ग्रुप जो होता है सभी को रक्त दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ठीक है। ओ सबको ब्लड दे सकता है, किसको किसको, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ वर्ग को भी दे सकता है, सभी को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, केवल ओ वर्ग से। यहाँ बी गलत है, ठीक है, वो केवल ले किससे सकता है, ओ वर्ग से ही। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, इसीलिए इसको सर्वदाता समूह कहा जाता है। कौन सा दाता समूह कहा जाता है, बी को ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता समूह कहा जाता है। ब्लड ग्रुप में सर्वदाता समूह किसको कहा जाता है, सर्वदाता समूह ओ को क्या कहा जाता है, सर्वदाता, सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता, ठीक है, सर्वदाता कहा जाता है। अब देखिए इसमें हमने बोला कि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाए जाते। ओ में एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। ओ जो है सभी को अपना रक्त दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं, ए बी को और ओ वर्ग को। लेकिन वो ले किससे सकता है, केवल ओ से ही ले सकता है। ध्यान रखिएगा, बी गलत दिया है, बी नहीं होगा, केवल ओ वर्ग से ही ये रक्त ले सकता है, ठीक है। अब चलिए, इसीलिए अब हमने यहाँ क्या सीखा कि 4 ग्रुप होते हैं। 4 ग्रुप में यहाँ हमने देखा कि किस में क्या एंटीजन होते हैं। ए में फिर से देख लीजिए, ए में क्या कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी बी होती है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये ए और ए बी वर्ग को रक्त दे सकता है, और ए स्वयं के रक्त और किससे रक्त प्राप्त कर सकता है, ए से और ओ से ये रक्त प्राप्त कर सकता है। उसी तरह बी में एंटीजन बी होते हैं, एंटीबॉडी ए होता है, बी एवं ए बी दोनों वर्ग को ये रक्त दे सकता है, लेकिन ये केवल ले किससे सकता है, बी और ओ वर्ग से ले सकता है। उसी तरह ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, यानी एग्लूटिनिजन होते हैं, लेकिन एग्लूटिनिन यानी एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है ए बी में। ए बी वर्ग जो रक्त देता है वो किसको, केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ले सभी से सकता है, किस किस से, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी और ओ वर्ग से भी, यानी कि इसको सर्वदाता सर्वग्राही कहा जाता है। ओ में क्या होता है, एंटीजन नहीं पाए जाते, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। अब ए बी और ए बी और ओ वर्ग सभी को ये रक्त दे सकता है, लेकिन वो केवल ले किससे सकता है, तो ले केवल ओ से सकता है रक्त, ओ वर्ग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अब हमने ए बी ओ ग्रुप पढ़ लिया, तो एक कहानी सुनिएगा। क्या हुआ कि मानवों में पहले ए बी ओ का ही क्या था, ग्रुप में बांटा गया था। बाद में क्या हुआ, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक उनके साथी एक थे वीनर, इन दोनों ने मिलकर के एक रीसस नामक बंदर था। कौन सा बंदर, रीसस बंदर में RH फैक्टर खोजा। उसी बंदर के नाम पर इसका फैक्टर का नाम रखा RH फैक्टर। तो जिसमें जो है RH फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव होगा। जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें RH फैक्टर पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और ए ग्रुप है लेकिन उसमें ए प्लस नहीं बोला जाता, ए पॉजिटिव है, तो ए प्लस है। ए प्लस मतलब हो गया ए में आपका क्या है, RH फैक्टर है, ए में क्या है, RH फैक्टर है, ठीक है। अब ए नेगेटिव रहा, अगर ए नेगेटिव है तो इसमें क्या है, इसका मतलब हुआ ए में RH फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी तरह बी में भी बी पॉजिटिव तो RH फैक्टर है, बी नेगेटिव तो RH फैक्टर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ब्लड टाइप ए पॉजिटिव। तो डोनेट किसको किसको ये ब्लड कर सकता है, ए पॉजिटिव वाला। देखिए ए पॉजिटिव वाला, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को ब्लड डोनेट कर सकता है। रिसीव किस किस से कर सकता है, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ये रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उसी तरह ओ पॉजिटिव वाला किस किस को रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ठीक है। और ले किस किस से सकता है, ओ पॉजिटिव वाला, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से ये ले सकता है, ठीक है। हालांकि मेरा भी ओ नेगेटिव है, लेकिन ओ नेगेटिव की जब बात आएगी ना तो केवल ओ नेगेटिव से ही लेगा, तो इसीलिए इसको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। और ये सभी को दे सकता है, ठीक है।
बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव आप लोग भी बी पॉजिटिव रहिए। तो बी पॉजिटिव वाले जो डोनेट कर सकते हैं ब्लड किसको किसको, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को कर सकते हैं ब्लड डोनेट। लेकिन रिसीव किस किस से कर सकते हैं, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ये ब्लड ले सकता है बी पॉजिटिव वाले। उसी तरह ए बी पॉजिटिव वाले डोनेट किसको करेंगे, केवल ए बी पॉजिटिव को। और ये ले किससे सकता है, सभी से ले सकता है, एवरीवन, यानी इसीलिए तो ए बी को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ए नेगेटिव वाला किस किस को डोनेट कर सकता है, तो ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब ये ले किस किस से सकता है, ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव से ही ले सकता है और ओ नेगेटिव से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ओ नेगेटिव के बारे में। ओ नेगेटिव तो सभी को दे सकता है, क्या ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, केवल ओ नेगेटिव। लेकिन यहाँ देखिए ओ पॉजिटिव जब रहता है तो ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, ओ नेगेटिव से भी, दोनों से ले सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव वाला सभी को तो दे सकता है, लेकिन ओ नेगेटिव केवल ओ नेगेटिव से ही ब्लड को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब पूछ देता है कि सर्वदाता समूह किसको कहा जाता है, सर्वदाता समूह किस रक्त वर्ग को कहा जाता है, यहाँ आपका ओ पॉजिटिव दिया रहा है और ओ नेगेटिव दिया रहा है, तो सीधा आंख का मूंद करके सर्वदाता किसको कहिएगा, ओ नेगेटिव को कहिएगा। किसको, ओ नेगेटिव को। ऊपर आप देख सकते हैं दोनों में अंतर, जैसे हमने बताया। ठीक है, सर्वदाता समूह ओ नेगेटिव को कहा जाता है। अगर ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव नहीं दिया रहा है, ओ ग्रुप केवल दिया रहा है, तब मारिएगा ओ। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे बी नेगेटिव। बी नेगेटिव में क्या होता है, बी नेगेटिव वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं, तो बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, बी नेगेटिव वाले को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ले किस किस से सकते हैं बी नेगेटिव वाले, तो बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। नेगेटिव वाले नेगेटिव से ही लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी नेगेटिव वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। लेकिन ए बी ये प्राप्त किस किस से कर सकते हैं, ए बी नेगेटिव से ले सकते हैं, ए नेगेटिव से भी ले सकते हैं, बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं, ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। तो ये पूरा जो है इसका फंक्शन है कि ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ वही सब चीज़ जो हम लोग अभी बता रहे थे। रक्त वर्ग ओ को रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, यानी इसी को क्या कहा जाता है, सर्वदाता कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, या यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप वाले रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है। रक्त वर्ग ओ वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है। ओ रक्त वर्ग वाला किसी को भी व्यक्ति को क्या दे सकता है, रक्त दे सकता है। ओ रक्त वर्ग वाले किसी को भी रक्त दे सकते हैं, इसीलिए इसको सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ए बी जो है किसी से भी प्राप्त कर सकता है। हमने बोला है ऊपर कि ए बी को इसलिए क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है या सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है, रिसिपिएंट कहा जाता है। ए बी सार्वत्रिक ग्राही होता है, सभी से ले सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, इस वर्ग का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति रक्त वर्ग से रक्त ले सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आर एच फैक्टर के बारे में हमने बोला कि कार्ल एंड स्टीनर और वीनर दोनों ने मिल करके क्या किया था, आर एच फैक्टर की खोज की थी। देखिए आर एच फैक्टर और रिसस फैक्टर, अभी हमने बोला था एक बंदर जिसका नाम रिसस प्रजाति की बंदर थी, उसी में एक फैक्टर खोजा था, एक अवयव खोजा था, उसी के आधार पर इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दो भागों में विभाजित कर दिया। आर एच फैक्टर और रिसस फैक्टर या रिसस कारक की खोज कार्ल एंड स्टीनर और वीनर द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1940 ईस्वी में की गई। चलिए आर एच फैक्टर और रिसस कारक की खोज कार्ल एंड स्टीनर व वीनर द्वारा 1940 ईस्वी में की गई थी। इसे रिसस कारक का इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तंत्र की खोज रिसस नामक बंदर में की गई थी। अभी हमने बताया था कि रिसस फैक्टर की खोज या आर एच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर वीनर ने की थी। ये इसलिए इसको आर एच फैक्टर कहा जाता है क्योंकि रिसस कारक जो है किसमें पाया गया था, रिसस नामक बंदर में पाया गया था। ठीक है, रक्त में इस कारक की उपस्थिति आर एच पॉजिटिव यानी रिसस पॉजिटिव तथा इसकी अनुपस्थिति आर एच नेगेटिव यानी रिसस नेगेटिव कहलाती है। जब आर एच नेगेटिव व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाता है तो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव अगर दोनों रक्त को मिला दिया जाए, यानी कि बोला जाता है वैसा ब्लड ग्रुप जिसको आर एच फैक्टर नेगेटिव, मतलब हमने बोला था कि क्या होता है, नेगेटिव माने जिसमें आर एच फैक्टर नहीं है और आर एच फैक्टर जिसमें वो पॉजिटिव, तो बोल रहा है वही बोल रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अगर मिला करके रक्त चढ़ा दिया जाए तो उसमें एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। क्या होने लगती है, एंटीबॉडी। ठीक है, यानी इसी के कारण एग्लूटिशन होने लगता है। क्या होने लगता है, एग्लूटिशन बोला जाता है, वो होता है, यानी गाढ़ा हो जाता है रक्त। ठीक है, और शरीर में उसका क्या होता है, प्रवाह में दिक्कत होने लगती है। तो यही बोल रहा है कि आर एच
नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाता है तो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। और यदि RH पॉजिटिव रक्त पुनः उसी व्यक्ति में चढ़ाते हैं, बोला पहली बार अगर क्या हुआ RH नेगेटिव व्यक्ति में RH पॉजिटिव रक्त को चढ़ा देते हैं तो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। लेकिन जब RH पॉजिटिव रक्त पुनः उसी व्यक्ति में, किस में, उसी व्यक्ति में फिर से चढ़ाते, एक बार चढ़ाया RH पॉजिटिव रक्त, दोबारा फिर RH पॉजिटिव रक्त उसमें चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हीमोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोलाइसिस। एक बार चढ़ाने से कोई दिक्कत उतना नहीं है, एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन दूसरी बार फिर से अगर उसमें RH पॉजिटिव रक्त RH नेगेटिव वाले को चढ़ा देंगे तो इसमें क्या हो जाती है? हीमोलाइसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? हीमोलाइसिस। रोगी जिसने ब्लड प्राप्त किया है उसकी हालत गंभीर हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। एक बार चढ़ाने से उतनी दिक्कत नहीं होती, एंटीबॉडी बनती है, लेकिन जब दोबारा उस पर RH नेगेटिव पर RH पॉजिटिव चढ़ा दिया जाता है तो हीमोलाइसिस हो जाती है, और हीमोलाइसिस होने के कारण जिसने ब्लड प्राप्त किया उसकी हालत गंभीर हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है पूरा कारण कि इसीलिए बोला जाता है। अब देखिए रक्त के कार्य क्या होते हैं। रक्त जो होता है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है जो निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। गैसों का स्थानांतरण करते हैं। देखिए रक्त हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अवयव है जो निम्नलिखित कार्य करता है। गैसों का स्थानांतरण यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आगे हमने पढ़ा था। रक्त गैसों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है। रक्त गैसों के स्थानांतरण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। और रक्त का कार्य होता है ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक स्थानांतरित करना। देखिए गैसों का स्थानांतरण कौन करता है? रक्त ही करता है। और रक्त गैसों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक, ठीक है, फेफड़ा से कोशिकाओं तक, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फिर फेफड़ा तक लाता है, तक स्थानांतरित करता है। फिर श्वसन के द्वारा हम लोग उसको क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने रक्त का सारा कार्य देख लिया। इसका एक बार हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। सारांश क्या रहा कि रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है, आगे हमने यही पढ़ा था, तरल संयोजी उत्तक है जो प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बिल्कुल ठीक है। रक्त का संचरण रक्त वाहिनियों द्वारा होता है, ये भी ठीक है। रक्त को पूरे शरीर में संचरित करती है। ये वाहिनियां जो होती है रक्त को पूरे शरीर में संचरित करती है। औसतन रक्त की मात्रा नर में लगभग 5 से 6 लीटर माना जाता है। यहाँ गलत दिया है, 5 से 6 लीटर, एवं मादा में 4 से 5 लीटर। और मादा में कितना होता है? 4 से 5 लीटर होती है, ठीक है। यानी मादा मतलब जान ही रहे, नारी में 4 से 5 लीटर की होती है। रक्त हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7.35 से लेकर के 7.45 तक होती है। रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति के, बेसिक प्रवृत्ति का होता है, जिसकी पीएच लगभग कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को उत्तक तक पहुंचाना और उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाकर निष्कासित करना। इसके अलावा रक्त लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं बिंबाणु पाए जाते हैं, यानी प्लेटलेट्स वगैरह पाई जाती हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं रक्त स्कंदन का भी कार्य पूर्ण करता है। दोस्तों आज ब्लड जो है, ब्लड चैप्टर जो है यहाँ समाप्त होता है, ठीक है। और कल जो है हमने यहाँ बोला है, आपसे वादा किया है कि रक्त समूह का यहाँ अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसके लिए रक्त समूह के लिए एक अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज पूरा ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो श्वसन तंत्र करेंगे। कौन सा तंत्र करेंगे? श्वसन तंत्र। तो चलिए आज के लिए क्लास की समाप्ति करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेहनत करते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। चलिए बहुत धन्यवाद।